तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कंप्लीट वीडियो नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली फ्रेंड्स, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि आपको पूरा नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा विथ शॉर्ट नोट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। कि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर को प्लान करना पड़ता है, मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले स्टाफिंग होती है, राइट पर्सन चूज़ होता है, उससे डायरेक्टिंग की जाती है, डायरेक्टिंग मतलब राइट डायरेक्शन दिए जाते हैं और फाइनली कंट्रोल किया जाता है उस मैनेजमेंट को। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के ये सारे फंक्शंस है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझेंगे मैनेजमेंट का कि उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या बनेगी। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को टारगेट कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली मैनर में। इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिवली का मतलब वो गोल, वो टास्क जो टाइम पर अचीव किया जा सके, और इफ़िशेंटली का मतलब होता है वो गोल जो मिनिमम रिसोर्सेज के थ्रू अचीव किया जा सके। फिर आपका अगला आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्लान करना पड़ता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन चॉइस करना पड़ता है, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। पहले डायरेक्टिंग आएगा फिर कंट्रोलिंग आएगा। तो डायरेक्टिंग मतलब राइट डायरेक्शन देना एक लीडर को जो लीड करता है टीम मेंबर्स को, और कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर को मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या नेचर होता है उसका, वो परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये अचीव करता है गोल को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हेल्प करता है अचीव करने में। जैसे एग्जांपल के लिए एक फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम, मैनेजमेंट का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, फंक्शंस को, एक्टिविटी को। मैनेजर लीड करता है अचीवमेंट के लिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। मैनेजर के जो भी एफर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं जिनके अलग बैकग्राउंड है, अलग लाइफ स्टाइल्स है, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स हैं, उन सबको एक, भले उनके विजन्स अलग अलग हैं, उनकी थिंकिंग अलग है, लेकिन उनका जो मेन गोल है उसे अट्रैक्ट करना, उनको अचीव करने में हेल्प करना, यही सबसे पहला अपना फीचर होता है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड नंबर पे आता है मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव क्यों है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल। इस बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट होता है टॉप लेवल, सेकंड होता है मिडिल लेवल, थर्ड होता है बॉटम लेवल या लोअर लेवल। तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है हर एक एक्टिविटीज़ में, चाहे वो बिग बिजनेसमैन हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो। आज कोई मैनेजर इंडिया में क्या कर रहा है, यूएसए में क्या कर रहा है या जापान में क्या कर रहा है, ये सब सेम कॉन्सेप्ट है। क्या डिफरेंट है उनके बीच में, वही मैनेजमेंट परवेसिव कहलाता है। इसे यूनिवर्सल भी कहते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है जो तीनों लेवल्स में और तीनों डिपार्टमेंट में हेल्प करता है ताकि हमारे गोल को हम अचीव कर सकें। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पर, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इन इज़ परवेसिव।
आज कोई भी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। आज मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होगी तब भी मैनेजमेंट बहुत कंपलसरी होता है। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। अब अगला आता है थर्ड पॉइंट, मैनेजरियल इज़ दी मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेटअप जमाती है। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी एकम्प्लिश। मैनेजमेंट एक्टिविटी एक टास्क और अचीव करती है एक्टिविटीज़ को। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो टास्क और वर्क होता है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सेकेंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स। पीपल्स का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज से। ह्यूमन की क्या नीड्स है, जो आपके यहाँ बेसिकली एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी केयर करना। एम्प्लॉय इंडिविजुअल उनकी क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है फंड से रिलेटेड, उनको उनके पर्सनल जो उनकी लाइफ स्टाइल है उनके बारे में जानना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके उसके गोल को अचीव करने के लिए। और अगला पॉइंट आता है आपका मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू प्लानिंग चलती है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में, गोल को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में। अगला मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजर एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक तभी पॉसिबल है जब आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, अपना आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, आप आपके आइडियाज़ थॉट को सामने रख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैनेजर इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है तब जब जाकर आप ग्रुप में अगर वर्क कर रहे हैं, आप आपके आइडियाज़ थॉट को या प्रॉब्लम्स को। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन भी है। मैनेजमेंट में डायनामिक फंक्शन बहुत ज़रूरी कंपलसरी होता है। अगर कोई भी गोल अचीव करना है, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली चेंजेस अगर आ रहे हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं मैनेजमेंट को। तो हमें भी हमारा जो चेंजेस है वो एनवायरनमेंट को देखकर करना पड़ेगा। आज आपने कोई गोल या प्लान सोच के रखा है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ आती है मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फंक्शन है। जो इंटेंजिबल मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस। जो छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो प्रेजेंट होता है, हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है लकी यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 12 का एक टॉपिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन नीचे दे के रखा है, लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको इंपॉर्टेंट मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मीनिंग दिया है, ऑब्जेक्टिव आर दी एंड्स टुवर्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हेल्प करते हैं उनके गोल को अचीव करने में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, चाहे वो सोशल गोल हो या तीसरा पर्सनल गोल हो। तो इन तीनों को हेल्प करते हैं ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। तो इसमें डेफिनेशन की भी बात करें तो इसमें देख के रखा है, द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी में जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, उनका केयरिंग करना, ये सब चीज़ें आ जाती है। थर्ड आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ये 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है। सेकंड आता है ग्रोथ, कि बिजनेस में ग्रो कैसे किया जाए या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाया जाए।
थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पहला आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देना या एम्प्लॉयमेंट देना। लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना। थर्ड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड सेफ्टीज़। फोर्थ फेयर ट्रेड्स। तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। थर्ड आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बेटर वर्किंग कंडीशंस के बारे में समझेंगे। पीयर रिकॉग्निशन, नाम कमाना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। थर्ड आता है आपका बेटर सैलरीज। इन सब के बारे में हम एक एक करके अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत यूज़ में आ सकता है। आप इसके मेन पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम वाले टाइम काम आ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब होपफुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब सबसे पहले जो आता है हमारे बिजनेस में वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव? तो मीनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली इज एज्यूम दैट profit maximization is the main objective of the every organization, but it is not true. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, उसको बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, बढ़ाना ही नहीं मेन गोल होता है। प्रॉफिट को बढ़ाना ही मेन गोल नहीं है। तो लेकिन ये गलत है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आप कैसे मार्केट से डील करेंगे, कैसे प्रमोशन टेक्निक्स को एडॉप्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें कायम आ जाती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। अब पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का आता है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, and it is possible only when it is able to cover its cost. सर्वाइवल का मतलब होता है कोई भी बिज़नेस में सर्वाइव करना। एग्जाम्पल के आज आप कोई बिज़नेस नया बिज़नेस ओपन कराएं तो इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। उसमें आपको पहले थोड़ी बहुत कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर भी लगे। तो उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, उसे जमने में टाइम लगता है। उसी को हम सर्वाइवल बोलते हैं। कंपटीशन के सामने, कॉम्पिटिटिव मार्केट के सामने आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस बिज़नेस को रन करने के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। सेकंड आता है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मेकिंग होता है वो बिज़नेस का मेन मोटिव होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो बिज़नेस भी अच्छे से क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, है ना। और प्रॉफिट मेकिंग वालों को एक बिजनेसमैन को एक बियरिंग रिस्क से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा कोई भी बिज़नेस को ऑपरेट या सेटअप करने के लिए रिस्क बियर करता है। तो रिस्क बियरिंग भी एक बिजनेसमैन को कहा गया है। अगर वो सब बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा तो उससे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स। अगर उसे बिज़नेस को ग्रो करना है तो आपको नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को। अगर आपको कोई बिज़नेस ग्रो करना है तो आपको प्रॉपर बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपके बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें आप कोई प्रोडक्ट में नया इनोवेशन ला सकते हैं, है ना, मार्केट में कोई नई चीज़ ला सकते हैं, आइडियाज़ को रख सकते हैं आपके मार्केट में, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस खोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं। इससे आपके बिज़नेस की क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड द एक्टिविटी। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट। कोई भी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मेज़र किया जाता है उसके ग्रोथ रेट से। ग्रोथ अगर मेज़र नहीं होगी, सेल नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज नहीं होगी, तो बिज़नेस का ग्रोथ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है सेकेंड नंबर का, जिसका मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन towards society
द मेजर सोर्सेज ऑफ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अगर आप आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोगों को अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेंगे विद रीजनेबल प्राइस के साथ, जो प्राइस मार्केट से थोड़ी कम होगी, तो आपकी सोसाइटी में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटी, डोनेशन देना, फंड देना किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपका मेन सोर्स होता है बिजनेस का। थर्ड आता है जनरेशन ऑफ इनकम वेल्थ, इन सबसे आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ कम्युनिटी। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, तो उससे आपकी बिजनेस ग्रो करता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप देते हैं तो उससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। ये एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही होता है। आपने एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ताकि वो कहीं पे भी प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर सके। तो लास्ट पॉइंट जो आता है आपका, उसको बोलते हैं हम थर्ड पॉइंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। आपको मालूम ही है एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए और मेन सोर्स भी है, रिसोर्सेज भी है। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता, आपके बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपके बिज़नेस में प्रॉपर वर्क नहीं हो सकता। तो ये बहुत कंपलसरी है कि उन्हें एडिक्वेट सैलरी देना, गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखना, पीयर रिकॉग्निशन, उन्हें मान इज्जत देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें ट्रेन करना, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, सोशल रिकॉग्निशन, उन्हें बीच बीच में जो उनके गुड एफर्ट्स हैं उनके लिए उन्हें अवार्ड्स देना। तो ये सब चीज़ें कायम आ जाती है, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, आने वाला नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे रहेगा और उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो में अपलोड करूँगा। हेलो, वेलकम बैक प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। साथ में हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में हम समझेंगे, इसके क्या रोल होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए डिस्कस कर एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप में गोल को अचीव करने में। एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, है ना, मैनेजर वर्क कर रहा है, लेकिन उन सबके क्या है, एम अलग अलग है ना, उनकी थिंक अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो मेन टारगेट है वो कॉमन गोल है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में। सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इन इंक्रीज इफ़िशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प करता है इफ़िशिएंसी को बढ़ाने में। सबसे पहले मैनेजर ट्राई करता है कि वो कॉस्ट को क्या कर सके, मैनेजर को ट्राई करना चाहिए वो कॉस्ट कम होनी चाहिए प्रोडक्शन की, है ना, और मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सके विथ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। एग्जांपल मनी। और ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रॉपर प्लानिंग की जाए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये मैनेजमेंट इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे एकम्प्लिश गोल को टारगेट करना, अचीव करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कम यूज़ करना, इस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन,
इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, रिड्यूस कॉस्ट को कम करना, नेशनल ग्रोथ बढ़ाना एंड प्रॉस्पेरिटी लाना, उसमें इंक्रीज़ करना, डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाना, इम्प्रूव करना, कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को एकम्प्लिश करना मार्केट में, उनके साथ कुछ नया इनोवेटिव लाना। तो ये सब चीज़ें कहाँ आ जाती है, आपकी एफिशिएंसी में आ जाती है। अब थर्ड आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए सिचुएशन चेंज होती रहती है, मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ नई क्वालिटी आ जाती है, कुछ नई स्ट्रेटेजी आ जाती है, तो हमें भी उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। आज मैनेजर ट्राई करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सके, वो मैनेजमेंट के अंदर पॉसिबल हो सकता है जब पूरे लोग गोल को अचीव कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ, है ना। और एम्प्लॉयज़ की क्या स्ट्रेटजी होती है, एम्प्लॉयज़ की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो मैक्सिमम अर्न कर सके, है ना, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो इसमें बहुत ही मैनेजमेंट हेल्प करता है दोनों को सेटिस्फाई रखने का। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट इन सोसाइटी। मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को भी हेल्प करता है। एग्जांपल के लिए आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से आता है, एक मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट करने में, है ना। गुड क्वालिटी सप्लाई करता है सोसाइटी को, है ना। इससे उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है और जीडीपी रेट भी इंक्रीज़ किए जाते हैं। फिर यही सारे जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस करें, यही सारे आपको मैंने शॉर्ट में दे के रखे हैं, तो आप इसे प्लीज़ पढ़िएगा। जैसे अभी अपन ने जो पॉइंट पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, थर्ड मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप ये अपने एग्जाम में 5 पॉइंट्स लिख के आते हैं तो होप आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू चैनल लक्की यूट्यूबर। और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख लीजिए। मैंने उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा है क्या क्या मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक चीज़ मैंने बारीकी से एक्सप्लेन करा है। उसे आप पहले जाके देख सकते हैं। अब हम वीडियो चालू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के मेरे फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि ये वाला वीडियो और आने वाला भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली फ्रेंड्स 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है प्लानिंग, सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आता है स्टाफिंग, फोर्थ आता है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ आता है कंट्रोलिंग। ये 5 मेजर फंक्शन हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को गोल को और अचीव करने में, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनर में। अभी हम एक एक करके ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके रख सकते हैं ताकि आपको ये काम आ सके, आपको ध्यान में रहे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग इज़ ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले से फ्रेमवर्क किया जाता है, एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है कि व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू और कौन करने वाला है। प्लानिंग का मतलब होता है एक ब्रिज और गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे, कहाँ पर हम खड़े हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन होता है कि
वो इसे क्या कर सके, पहले प्लान कर सके क्या एक्टिविटी है, कितने लोग परफॉर्म करेंगे, कब परफॉर्म करेंगे। सेकंड फंक्शन में फ्रेंड्स आता है ऑर्गेनाइजिंग। ये मैंने जो इमेज लगा के रखी है ये इसलिए लगा के रखी है ताकि आपको ऑर्गेनाइजिंग ध्यान में रहे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या होता है, आज हम कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम को हायर करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्लान आपने करा है उसके हिसाब से आपको डेजिग्नेशन, उस कंपनी में कितने नीड्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी पोस्ट है, कितना पेमेंट रहेगा उनका, सैलरी क्या रहेगी, ये सब चीज़ें कहाँ में आ जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। आज आप MP ऑनलाइन पे जाते हैं, आज आपके सामने कोई नई वैकेंसी आती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरते हैं। तो आपको वो फॉर्म भी सबसे पहले कब भरते हैं, जब आपको पहले नोटिफिकेशन आता है, आपको उस पोस्ट के बारे में प्रॉपर मालूम रहता है, कितनी पोस्ट रहती है, ये सब चीज़ें ही क्या कहलाती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेना, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें नीड्स है कंपनी में, कितने एम्प्लॉयज़, कितने कैंडिडेट हमें चाहिए जॉब के लिए, कितनी सैलरी रहेगी, क्या उनकी नीड्स है ना, कि कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी जाएगी उनकी एक्सपर्टीज़ द्वारा। तो यही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन आता है फ्रेंड्स हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। ये थर्ड फंक्शन होता है। अब मान लीजिए कैंडिडेट ने अप्लाई तो कर दिया कंपनी में, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है मैनेजर का, कि उन्हें अपॉइंट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, है ना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना। ठीक है, यही सब काम में आता है, आपका स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। तो स्टाफिंग मतलब सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ को उनकी एक्सपर्टीज़ द्वारा। फोर्थ फंक्शन जो आता है उस फंक्शन का नाम है डायरेक्टिंग। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक लीडर है जो क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। किसको दे रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो डायरेक्शन दे रहा है ये हमारा मैनेजर है, और जो डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब आपको इस इमेज से क्लियर हो गया होगा, एक लीडर, एक मैनेजर जो डायरेक्शन दे एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करता रहे, सुपरवाइज करता रहे, कम्युनिकेट करे। एक गुड लीडर की पहचान क्या होती है, कि वो क्या कर सके, एम्प्लॉयज़ के साथ अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर सके, उन्हें मोटिवेट करे, उसे सुपरवाइज करे, उसकी एक्टिविटीज़ को उसके साथ कम्युनिकेट करे कि उसे कुछ नीड तो नहीं है, कुछ रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, या उसको कुछ सैलरी या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उस प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने में। तो एक कम्युनिकेटिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट होता है, कि उससे सामने वाले से पहले कम्युनिकेट करो, मोटिवेट करो एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को हेल्प कर सके अचीव करने में। डायरेक्टिंग अ गुड लीडर का मतलब ही क्या होता है, एक डायरेक्शन देना। अच्छा मैनेजर वही होता है जो डायरेक्शन दे रहा है, प्रॉब्लम को समझ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ, इंस्ट्रक्शन दे रहा है एम्प्लॉयज़ को भी मालूम है कि क्या वर्क करना है ना। वो मतलब गुड डायरेक्शन जो देता है वही क्या कहलाता है, आपका डायरेक्टिंग कहलाता है। तो डायरेक्टिंग एक लीडर होता है जो मैनेजर होता है, जो डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, है ना, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। डायरेक्टिंग के आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं। डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग अ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देम, एक्टिविटी employees, communicating with them. Manager act as a leader, guide them right direction. So directing function includes supervising, motivating, communicating and leadership. यही काम में आ जाता है, आपका डायरेक्टिंग के अंदर आता है। अगला जो पॉइंट आता है मेरे फ्रेंड्स, उस पॉइंट का नाम है कंट्रोलिंग। ये लास्ट फंक्शन होता है, मैनेजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है प्लान परफॉर्मेंस के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए हमने प्लान करके रखा था कि इतनी पोस्ट रहेगी, इतने ही पोस्ट चाहिए। अब लेकिन हमने फॉर्म्स ज़्यादा अप्लाई कर निकला दिया, कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, या प्रोडक्शन लेवल हमें जो चाहते थे वो नहीं फुलफिल हो पाया। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। जो हमने प्लान किया था कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितने की सेल होगी, है ना, कितने एम्प्लॉयज़ नीड होंगे, तो उससे ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना। जो हमारा रियल परफॉर्मेंस है उसे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलेंगे। जो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके थे उसे हम बोलेंगे प्लान परफॉर्मेंस, कि कितना हमने प्लान किया था और हमारी प्लानिंग के हिसाब से वो चीज़ सही से परफॉर्म हुई है कि नहीं, वो चीज़ सही से एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। तो यही क्या कहलाता है, आपका कंट्रोलिंग कहलाता है ना। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज में आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। इस इमेज में आप ध्यान से देख सकते हैं, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, सेट स्टैंडर्ड,
रेट आपको फिक्स करना कि है ना, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स करना कि क्या कितना प्रोडक्शन है, कितना सेल है ना, फिर उस परफॉर्मेंस को मेज़र करना, फिर उस परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, है ना, और वो अगर नहीं हो रही है वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही जो आपने प्लान किया था, तो उसके हिसाब से एक करेक्टिव एक्शन और करेक्टिव मेजर लेना। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन पे रहेगा, तो देखते रहिए। इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए आज का जो नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। साथ में दी कोऑर्डिनेशन दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा है, इस वीडियो में समझाया है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा होपफुल। तो फ्रेंड्स, वीडियो में चालू करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, चालू करते हैं, बेहतरीन शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं डेफिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब जो होता है, कोऑर्डिनेशन द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे एक करके रखना, बाइंड अप करके रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है? जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। जो इन सबको बाइंड अप करके रखता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल के लिए, आज प्लानिंग कोई बंदा कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो प्लान कब इम्प्लीमेंट हो सकता है? जब प्रॉपर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सभी को क्या करके रखना, कोऑर्डिनेट करके रखना, एक जो दूसरे से जुड़े रखना, इंटीग्रेट करके रखना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई कोऑर्डिनेशन की, तो आपको एक सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। जो एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करके रखता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को की एक्टिविटीज़ को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में फ्रेंड्स अभी हर एक नीड होती है कोऑर्डिनेशन की, जो हर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है ऑल लेवल में। तो अभी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में सिंपल मेन 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है कि ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किए जा सके। सेकेंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करके रखता है। कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला ये अपन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगेंस विथ प्लानिंग स्टेज। जो कोऑर्डिनेशन जब चालू किया जाता है वो प्लानिंग स्टेज से चालू होता है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले प्लान को फ्रेम करता है, प्लान बनाता है किसके लिए, फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगन एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। जब प्लान बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थर्ड होता है स्टाफ इज रिक्वायर्ड सिलेक्टेड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। जैसे कि आपको मालूम है, स्टाफिंग में हमने पढ़ा था, स्टाफ को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो सके, प्लान हो सके, उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये 3 बेसिक पॉइंट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन को हेल्प करते हैं इंटीग्रेट करने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीड होती है इनकी, ताकि हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या कर सके, हम परफॉर्म कर सके। स्टाफ सिलेक्शन, राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिंग जिसे हम बोलते हैं, और कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो कंट्रोलिंग होता है, जो अपने लास्ट फंक्शन याद पढ़ा था, याद हो तो फ्रेंड्स,
प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, और उसके बीच में जो डाइवेशन हो रहा है, क्या रीज़न है उस डाइवेशन का, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा प्रॉपर वर्क नहीं चल पा रहा है प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसके खिलाफ करेक्टिंग मेजर्स लेना। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 5 पॉइंट में आपको डिटेल में दिया गया है। पहला वाला पॉइंट, द कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बस ये आपको लिखना सिंपल, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसे हम अचीव कर सकें। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आज टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी। जो टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करके रखता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट करके रखता है हर एक एक्टिविटी को। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको मालूम होगा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है। अगर नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट, चीफ सेल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी का ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब क्या करते हैं, प्लान को चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सेकंड आता है मार्केटिंग मैनेजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, परचेस हेड, सेल मैनेजर, ऑपरेशनल हेड, ब्रांच मैनेजर। थर्ड आता है सुपरवाइजर और फॉरमैन, क्लर्क, ईटीसी। तो ये 3 लेवल होते हैं जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होते हैं कोऑर्डिनेट करने में। टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल को भी नीड होती है कोऑर्डिनेशन की, ताकि वो क्या कर सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट को बैलेंस कर सके। और लोअर लेवल को जो रिक्वायर्ड होती है कोऑर्डिनेशन की, ताकि वो इंटीग्रेट कर सके एक्टिविटी को वर्कर द्वारा। एग्जाम्पल के लिए टॉप लेवल क्या करती है, पहले प्लान एग्जीक्यूट करती है, प्लान को बनाती है। सेकेंड जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, उन पर वर्क करती है, पॉलिसीज को देखती है ना, और उसे बैलेंस करके रखती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और थर्ड होता है लोअर लेवल रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, कि वर्कर के साथ जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान देना, उनकी क्या नीड्स है, ये इन सब पे प्रॉपर अटेंशन देना। लास्ट पॉइंट जो आता है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, जब कंपनी फेल हो जाती है, कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, लॉन्ग पीरियड में नहीं चल पाती है। वही कारण होता है कि वो उनके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। किस चीज़ का, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। तो एक मैनेजर को ज़रूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करे, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर वो प्लान करता है तो ये वो जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो हेल्प करता है ये सब चीज़ों को अच्छे से अचीव करने में। तो यही आपकी सारी डेफिनेशन होती है और यही एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो 3 बेसिक पॉइंट होते हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल द लेवल। और थर्ड जो अभी अपन ने पॉइंट देखा, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये 3 बेसिक पॉइंट होते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये 3 पॉइंट आप लिख लेते हैं, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल था, अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन नीड होता है परफॉर्म करने के लिए ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन को रिक्वायर है ऑल द लेवल में, है ना, उनकी नीड होती है ना, टॉप लेवल प्लान्स, मिडिल लेवल पॉलिसीज, थर्ड लोअर लेवल वर्कर्स एक्टिविटीज, है ना, और थर्ड कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट। आखिरी आज हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है नेचर, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फीचर्स की बात करें तो उनकी विशेषताएं, नेचर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे। पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन होता है, मैंने आपको बताया, एक ग्रुप बगैर जो ग्रुप का जो एफर्ट्स होता है उसके बगैर वो नहीं कर सकते। जैसे जो रिपोर्ट होती है, पूरी रिपोर्ट, प्रोडक्शन जो होता है अलग, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, स्टोर होता है, रिसेप्शन होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है इनकी। ये ग्रुप एक्टिविटी होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में कि गोल को अचीव कर सके। सेकंड आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये सब चीज़ें क्या होती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में।
आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेशन के फीचर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही लिख के आएंगे, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। कोऑर्डिनेशन फोर्थ पॉइंट आता है इज अ परवेसिव फंक्शन, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिपार्टमेंट की नीड्स के हिसाब से, है ना। और फिफ्थ पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, ठीक है। तो अब अपन अगला जो पॉइंट कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या नीड्स होती है कोऑर्डिनेशन की, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस होती है सबसे पहला होता है ग्रोथ इन साइज। जब भी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो उसकी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, दे आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, उसमें बहुत सारे पीपल्स काम करने चाहिए। ईच इंडिविजुअल की खुद की एक नीड्स होती है, तो उन नीड्स का रखते हुए उनको फुलफ़िल करनी चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन की कि गोल को वो अचीव कर सके, है ना। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, आपको मालूम है जैसे डिफरेंट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इन्हें एक तरह से लिंक बनाए रखना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन की मदद से हम हेल्प हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, है ना। और थर्ड आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक स्पेशलिस्ट वर्क देना एम्प्लॉयज़ को जिसमें वो परफेक्ट हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो पे बने रहें ताकि आपको आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।